हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हमारे पास जो है केमिस्ट्री का पेपर है जो 2022 यूपी बोर्ड का है। इसमें हम आपको जो है 2022 का पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं। ये हमारे पास जो सेट है वो सेट फर्स्ट 347 जीआई का सेट है। इसका पहला क्वेश्चन, इस पेपर का पहला क्वेश्चन जो है वो विकल्पीय है, विकल्प है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इनमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि घनीय क्रिस्टलों में अक्षीय दूरियां अथवा कोर की लंबाई होती है। देखिए ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर का है। ये पूरा केमिस्ट्री का जो पूरा पेपर है 3.25 घंटे का है, 3 घंटे 15 मिनट का, और इसका पूर्णांक जो है 70 का है। 70 का ये पेपर का पूर्णांक है और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। इसमें जो है जो विकल्प का पहला क्वेश्चन है 1 नंबर का, ये का दिया है घनीय क्रिस्टलों में अक्षीय दूरियां अथवा कोर की लंबाई होती है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि घनीय क्रिस्टलों में अक्षीय दूरियां अथवा कोर की लंबाई होती है। पहला दिया है A = B, B = C, A = B, दूसरा है A = B ≠ C, और तीसरा ऑप्शन दिया है A ≠ B और B = C। चौथा ऑप्शन जो दिया है A ≠ B ≠ C। आप जानते हैं जो घन होते हैं, घन के चारों भुजाएं बराबर होती हैं, अर्थात कोर की लंबाई जो होगी वो भी चारों बराबर होगी। अतः जो है इसका जो ऑप्शन होगा वो A = B, B = C हो जाएगा। ये पहला ऑप्शन सही है। और दूसरा क्वेश्चन खा का है। इसमें देखिए 450 मिली विलयन में 450 मिली विलयन में 9 ग्राम NaOH घुला है। यानी ये क्वेश्चन जो है आपके सॉल्यूशन यानी विलयन लेसन का है। और विलयन लेसन में इसमें दिया है कि 450 मिली विलयन में 9 ग्राम NaOH घुला है हुआ है। विलयन की मोलरता मोल प्रति लीटर में है। विलयन की मोलरता मोल प्रति लीटर में। मोलरता आपको ज्ञात करना है। मोलरता बराबर W/MB लीटर में। यानी ये मोलरता बराबर होता है W/M × B लीटर में। W जो होता है ये ग्राम में होता है। W जो होगा मीन्स 9 ग्राम NaOH है, और आयतन दिया गया है 450 ml, और ml को हमें चूंकि लीटर में रखना है तो लीटर में रखने के लिए 450/1000 से भाग दे दिया जाएगा, तो ये जो है लीटर में मिल जाएगा। और NaOH का अणुभार निकालना पड़ेगा। अणुभार, तो अणुभार जो निकाला जाता है ये हर, जैसे सोडियम का है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, 11 × 22, यानी परमाणु भार 23 होता है, 22 नहीं होता 23 होता है। और प्लस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो परमाणु भार इसका 16 डबल होता है, और हाइड्रोजन का 1 ही। तो इसको आप काउंट करेंगे कि टोटल जो है 6 × 7 = 3 × 10 2 × 1 3 × 4, ये इसका अणुभार आ जाएगा। अब हमें मोलरता ज्ञात करना है, तो मोलरता बराबर इसकी जो मोलरता होगी W यहाँ 9 ग्राम होगा, और इसका जो यम अभी निकाला गया, ये यम है, और भार इसका ये है, ये हो जाएगा 40 गुणे आयतन जो दिया है 450, आयतन दिया गया है 450 अपान यहाँ नीचे जाएगा 1000, इसको हम ऊपर कर देंगे और इसको काटेंगे। 1 0 कट जाएगा, 1 0 यहाँ कट जाएगा, और 5 दूनी 10, 5 9 45, 9 से 9 कट जाएगा, और 2 1 2 और 2 दूनी 4। अब जो है ये आ जाएगा निकल करके, ऊपर तो कुछ बचा नहीं है, 1 है और नीचे 2, 1/2 मतलब 0.5 मोल प्रति लीटर। ये इसकी जो है मोलरता निकल के आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है गा शून्य कोटि अवक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। देखो शून्य कोटि अवक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है,
तो ये भी 1 नंबर का है। देखिए जो शून्य कोट की अपक्रिया की वेग की इकाई आपको ज्ञात करना है। अगर आपको शून्य कोट हो, चाहे प्रथम कोटि हो और चाहे द्वितीय कोट की हो या जो है तृतीय कोट की हो, किसी का भी वेग स्थान की इकाई अगर आपको निकालना है, मोल 1 - n लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स। अब आपको n शून्य कोट की निकालना है तो n बराबर 0 कर दीजिए तो निकल के आ जाएगा मोल 1 - अब यहाँ 0 हो जाएगा लीटर, यहाँ पर n की वैल्यू जो है 0 रख देंगे और सेकेंड और -1 है। अब इसको देखिए 1 में से अगर 0 घटाएंगे कोई मतलब नहीं है, ये आपका मोल ही है, यहाँ 1 बचेगा और 1 आपका मोल हो जाएगा। और ये जो लीटर है, लीटर 0 में से 1 घटाएंगे तो ये इतना ही आएगा और ये सेकेंड में जो है ये इतना हाई होगी। मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, मोल प्रति लीटर पर सेकंड, ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। विकल्प का जो अगला क्वेश्चन हमने लिया है वो है ग नंबर, ये भी 1 नंबर का है। गाटरमान कोच अपक्रिया द्वारा बेंजीन बनाता है, यानी बेंजीन जो है गाटरमान कोच अपक्रिया द्वारा बनाता है। तो बेंजीन गाटरमान कोच अपक्रिया द्वारा क्या बनाता है? देखिए गाटरमान कोच आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसमें बेंजीन है और CO प्लस HCl, CO प्लस HCl in presence of AlCl3, in presence of AlCl3 की उपस्थिति में इसमें गाटरमान कोच में देखो कोच, आपको कोच दिख रहा है तो एक शब्द आप CO याद कर लीजिए और CO के साथ में युग्म लिया जाएगा HCl। इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा कि गाटरमान कोच, कोच में कोच का CO कर दीजिए और HCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 की उपस्थिति में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालिए और चाहे आप इसको दे दीजिए या ऐसे भी समझ सकते हैं, ये CO इसी में लग जाएगा तो ये बन जाएगा C6H5CHO प्लस HCl। कहने का मतलब ये है कि C6H5CHO यानी ये बेंजीन जो है CO जो है इसमें ऐड होगा और ये CHO ग्रुप का निर्माण करेगा। इस प्रकार आप ऐसे भी इस रिएक्शन को दे सकते हैं, ये बेंजीन रिंग है और इस पर CO प्लस HCl की क्रिया कराएंगे, सेम रिएक्शन, और ये आपका बेंजीन रिंग बन जाएगा और इस पर CHO ग्रुप लग जाएगा और प्लस HCl। अब आप ये मान सकते हैं कि ये इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, इन्वॉल्व हुआ भी है। ये HCl की उपस्थिति यानी HCl इसमें जो है साथ में भूमिका निभाता है। अब चाहे आप मान लीजिए कि इसका H इसमें लगा हुआ है, CHO ग्रुप बन करके यहाँ गया और यहाँ ये CHO ग्रुप जो है इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये CHO ग्रुप, यहाँ का H यहाँ का CO दोनों मिल करके CHO ग्रुप बनाए और ये CHO ग्रुप जो है यहाँ पर आएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाएगा। तो एक हाइड्रोजन जब हटाएगा तो ये 5 बचेगा, यहाँ जो आपको 6 दिख रहा है यहाँ देखो 5 हुआ है, तो एक हाइड्रोजन जो निकलेगा पुनः जा करके वो Cl के साथ जुड़ जाएगा और ये CHO ग्रुप यहाँ लग जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये अगला नंबर है इनका, कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती है, यानी कार्बिल एमीन जो है इसमें कौन सा है जो नहीं देती है? देखिए इसमें CH3CH2NH2 पहला ऑप्शन दिया है, दूसरा CH3NH2 दिया है, तीसरा दिया है CH3NH3 और चौथा ऑप्शन दिया गया है C6H5NH2। देखिए कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती। देखो कार्बिल एमीन अभिक्रिया जो है प्राइमरी एमीन देते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया जो होते हैं प्राइमरी एमीन देते हैं, सेकेंडरी एमीन जो होता है प्राइमरी एमीन देते हैं, सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देते हैं। तो यहाँ पे जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देते हैं तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन दिख रहा है CH3NH3 ये आपका कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देते हैं। बाकी पहला ऑप्शन CH3CH2NH2 देते हैं, CH3NH2 देते हैं और C6H5NH2 देते हैं, ये तीनों जो है कार्बिल एमीन अभिक्रिया देते हैं। अगला क्वेश्चन है 4,
ये भी 1 नंबर का है। निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में क्षारक नहीं होता? डीएनए पूरा नाम तो पता ही होगा, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये आपका डीएनए का पूरा नाम है। और डीएनए में क्षारक कौन सा होता है? एटीजीसी। ये ए से एडेनिन होता है, एडेनिन, और टी से थायमीन होता है, और जी से गुआनिन होता है, और सी से साइटोसिन होता है, साइटोसिन यानी एडेनिन, थायमीन, गुआनिन और ये साइटोसिन, ये डीएनए में होता है। और जो आरएनए होते हैं इसमें जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो एटी तो होता ही होता है, एटीजीयू होता है, यानी यहाँ पे यूरोसिल पाया जाता है। ये इसमें एक डिफरेंट होता है, यूरेसिल होता है, यूरेसिल। यहाँ पे जो है आरएनए में एटीजीयू होता है, ये यूरेसिल, यहाँ पे यूरेसिल पाया जाता है, जबकि डीएनए में ये यूरेसिल के स्थान पर साइटोसिन पाया जाता है। यूरेसिल इसमें जो थर्ड ऑप्शन है ये आपका नहीं होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन का जो दिया गया है ये आपका 2 नंबर का है और ये न्यूमेरिकल है कि एक्स किरणें विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि तांबा 3.608 गुणे 10 की पावर -8 सेमी कोष्ठक कोर के साथ एफसीसी एकक कोष्ठिका के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। एक दूसरे प्रयोग में तांबे का घनत्व 8.92 ग्राम प्रति सेमी क्यूब ज्ञात किया गया। आगे दिया तांबे का परमाणु द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। बराबर Zm/A³ मल्टीप्लाई Na, ये फार्मूला होता है। घनत्व रो बराबर, ये घनत्व है, घनत्व रो बराबर Z गुणे M/A³ गुणे Na। आपको इस क्वेश्चन में जो है यम ज्ञात करना है, कॉपर का M द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो यम हो जाएगा, ये नीचे आएगा, ये अगर आप इसको ऐसे करें तो यहाँ से ये नीचे आएगा और ये इनके साथ जाएगा तो रो हो जाएगा, A³ हो जाएगा और ये Na ऊपर जाएगा और नीचे जो आपका बचेगा वो M के साथ Z है तो Z बचेगा। अब इसमें है क्या, देखिए रो की वैल्यू आपको दी गई है 8.92 ग्राम प्रति सेमी क्यूब, और आप जानते हैं A ये कोर है, किनारा जिसे बोलते हैं, तो A जो है आपका इसका कोर दिया गया है, कोर दिया है 3.608 गुणे 10 की घाते -8, ये सीएम में दिया, सेंटीमीटर में दिया गया है। और आपका देखिए इसमें जो Na है, Na अवगाद्रो संख्या है 6.022 गुणे 10 की घाते 23, ये इसका जो है Na की वैल्यू है, होती है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। और इसमें A हो गया, रो हो गया, Na हो गया, बचा Z जो है ये FCC पता चलेगा, FCC। देखिए ये फलक केंद्रित है, इसको आप निकालो कैसे, जैसे मान लीजिए ये कोई घर है, ये घर है और फलक केंद्रित कह रहा है, तो एक तो यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा। एक तो पहली बात तो ये चारों किनारे पर ऊपर होगा और चारों किनारे पर ये 8 कॉर्नर हो जाएंगे, और ये हर एक फलक पर जो है इस तरीके से आपको हर फलक पे जो है होगा। तो आप जानते हैं कि इसका जो भाग होता है, परमाणु कितना सहभाग करते हैं घन को बनाने में, तो ये कॉर्नर के जो होते हैं ये 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर अपना 1/8 का सहयोग करते हैं, यानी 8 कॉर्नर 1/8 का सहयोग करते हैं। और प्लस ये फलक वाले जो फलक पर यहाँ पर स्थित होते हैं, हर फलक पर स्थित होते हैं, ये अपना 1/2 सहयोग करते हैं। और कितने फलक है, 6 फलक होता है। तो अब आप इसको देख लीजिए, ये कट जाएगा, 2 3 6, यहाँ पर जो निकल के आएगा
वो आपका 1 होगा और प्लस यहाँ पर 3 अर्थात ये 4 होगा। तो अब ये 3 4 यानी z की वैल्यू जो है ये 4 आ जाएगा। अब आप m जो है गणना कर लीजिए, m की वैल्यू m निकालने के लिए यहाँ पर आप रख दीजिए। रो की वैल्यू दिया गया है 8.92 गुणे, उसके बाद आपका है a कितना दिया है 3.608 गुणे 10 की घाते -8 गुणे, और आपका है na की वैल्यू दिया है 6.02223 ऐसे होता है, और गुणे 10 की घाते 23, और अपान में ये 4 आ जाएगा। आप ऊपर वाले को सॉल्व कर लीजिएगा और सबको आप आराम से काटोगे। देखिए यहाँ पर a जो रखा है a क्यूब है, तो ये इस क्यूब हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करने के लिए देखिए 8.92 ऐसे रहने दीजिए और 3.608 को 3 बार गुणा कर लीजिए, 46.67, ये इसको जब आप 3 बार मल्टीप्लाई कराएंगे तो 46.967 गुणे, और देखिए 8 8 दूनी 16 8 3 24, तो ये 10 की घाते 24 हो जाएगा गुणे 6.022 गुणे 10 की घाते 23, और नीचे आपका ये 4 होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर मिलेगा m निकल के आएगा। देखिए m जो निकल के आएगा कहीं अलग से नहीं आएगा, m जो निकल के आएगा वही जो द्रव्यमान होता है वो 63.54। देखिए जो कॉपर का द्रव्यमान ऑलरेडी जो वैसे होता है, अगर याद हो कॉपर का द्रव्यमान कितना होता है तो आपको पता होगा 63.54 के करीब होता है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं? क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं? क्वथनांक उन्नयन और विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। इसमें संबंध जो है स्थापित करना है मोलर द्रव्यमान में। इसमें सबसे पहले पूछा गया क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है। देखिए क्वथनांक का उन्नयन, मान लीजिए कोई पदार्थ है पदार्थ, और ये पदार्थ जो पदार्थ है इसका जो ताप होता है सामान्य दाब पर एक निश्चित ताप होता है, उसका एक निश्चित ताप होता है। कोई भी पदार्थ होता है जो सामान्य दाब पर उसका एक निश्चित ताप होता है। अब अगर मान लीजिए इसी पदार्थ को जो है हम घोल करके, इसी पदार्थ को हम घोल दें और घोल करके विलयन बनाए, और फिर विलयन का जो ताप होगा इसी को घोल करके जब हम विलयन बनाएंगे तो क्या होगा, दाब घट जाता है, और दाब घट जाने के कारण इसका ताप बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम पदार्थ का जो कोई भी पदार्थ होता है तो सामान्य दाब पर एक निश्चित ताप होता है। अब उसको जब घोल करके विलयन बना लिया जाता है तो उसका दाब घट जाता है, और दाब घट जाता है तो उसको हमें गर्म करने में अत्यधिक उष्मा देना पड़ता है। तो कहने का मतलब अब उसमें जितना उष्मा ज्यादा देना पड़ा, उसी पदार्थ में घुलने के बाद जितनी ज्यादा उष्मा देनी पड़ी, तो वही उसका जो है क्वथनांक उन्नयन होगा। यानी उन्नयन मतलब होता है उन्नयन मतलब बढ़ना। उन्नयन का आशय जो है ये बढ़ना है। और क्वथनांक आप जानते हैं जिस पर कोई चीज जो है गर्म होती है, उबलता है। तो उबलने पर अब मान लीजिए कोई पदार्थ था वो 100 डिग्री, कोई पदार्थ था अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा था, अब पता चला कि जब वो विलयन बन गया तो विलयन पर वो 105 डिग्री सेल्सियस पर वो उबल रहा है, तो ताप बढ़ गया। अब दोनों का ताप अगर हमें निकालना हो तो यहाँ पे डेल्टा टी बी जो है, देखिए डेल्टा टी, देखिए टेम्परेचर का डिस्टेंस निकालने के लिए डेल्टा का प्रयोग किया जाता है, और ये ताप डेल्टा टी जो है, डेल्टा शब्द जो है डिस्टेंस को दो T1 T2 हो तो दोनों का अंतर निकालने के लिए डेल्टा का प्रयोग किया जाता है। और बी जो है बॉयल के लिए, यानी इसको गर्म किया जा रहा है, तो डेल्टा टीबी इक्वल, अब इस पे आप कह सकते हैं जैसे पहले पदार्थ का जो बढ़ा हुआ विलयन का है तो विलयन का ताप आप
पहले मान लीजिए टेम्परेचर T1 था, अब बाद में T2 हो गया, तो T1 माइनस T2, या आप ऐसे भी कर सकते हैं T1 T2 माइनस T1। अब जो बढ़ा हुआ होगा वो हमें बढ़ा हुआ ताप से ही निकाला जाएगा। जैसे मान लीजिए विलयन का ताप T1 है, जहां विलयन का ताप T1 तथा पदार्थ का ताप T2, तो अब चूंकि पदार्थ का ताप T2 है तो T1 वहां से T2 घटा देंगे, तो हमारा डेल्टा TB जो है निकल के आ जाएगा। इसी में आगे दिया है कि क्वथनांक, उन्नयन और विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। देखिए डेल्टा TB बराबर डेल्टा TB समानुपाती M, जहां M जो होता है मोलरता, M जो है मोलरता होती है। अगर यहाँ पे हम डेल्टा TB इक्वल लगाएं तो यहाँ कोई कांस्टेंट लाएंगे और ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई M। अब ये कांस्टेंट चूंकि ये बॉयल का है, क्वथनांक का है, तो ये भी लगाएंगे। और आप जानते हैं M बराबर होता है W अपान M गुणे कैपिटल W, W अपान M गुणे कैपिटल W। और अगर हम इस M की वैल्यू, जैसे W है ये ग्राम में है, इसको हम किलोग्राम में बदलेंगे तो यहाँ पे 1000 ऊपर रखना पड़ेगा। तो अब इसको, इसी M को जो है उठा करके हम यहाँ पे रख देंगे या यहाँ पे रख देंगे, तो हमारा डेल्टा TB बराबर आ जाएगा 1000 गुणे ये KB हो जाएगा और गुणे ये आपका स्मॉल W हो जाएगा और हमारा जो है M हो जाएगा और ये कैपिटल W हो जाएगा। जहां डेल्टा TB जो होगा वो क्वथनांक उन्नयन होगा, क्वथनांक उन्नयन, और आपका ये KB जो होगा मोलर उन्नयन स्थिरांक है, स्थिरांक मोलर उन्नयन स्थिरांक होगा जो कि ये कांस्टेंट है। और आपका स्मॉल W पदार्थ का भार होगा और ये कैपिटल W विलायक का भार होगा, विलायक का भार होगा। तो और ये 1000 जो है ये भार जब ग्राम से किलोग्राम में रखा जाएगा तो वो जो है ऊपर जाएगा। तो अब इसमें जो संबंध होता है यही आपका डेल्टा TB और जो है मोलरता में या मोलर द्रव्यमान में इस प्रकार का संबंध होता है।